जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों पहला प्रश्न है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में हुआ है? आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन हुआ है वेस्ट इंडीज और अमेरिका में दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन हुआ है। तो देखो दोस्तों, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 इसका आयोजन 1 जून से 29 जून 2024 तक हुआ। ये 9वां संस्करण था आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का और इसमें कुल 20 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। मेजबानी कौन से देशों ने की? तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका ने की। कुल खेले गए मैचों की संख्या थी 55 और फाइनल मैच जो खेला गया वो कहाँ खेला गया? तो केसिंगटन ओवल बारबाडोस में खेला गया। जो विजेता टीम को जो पुरस्कार दिया गया वो 20.42 करोड़ दिया गया और उप विजेता को 10.67 करोड़ दिया गया। दोस्तों, विजेता अपना प्यारा देश भारत और उप विजेता साउथ अफ्रीका रहा। देखो, प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया? विराट कोहली को, जिन्होंने 76 रन बनाया 59 गेंदे में। और प्लेयर ऑफ द सीरीज किसने दोस्तों जिसे दिया गया? तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया प्लेयर ऑफ द सीरीज। 8 पारियों में इन्होंने 15 विकेट लिया। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया? जसप्रीत बुमराह को। और प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया? तो विराट कोहली को दिया गया दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप 2024 प्लेयर ऑफ द सीरीज से किसे सम्मानित किया गया? टी20 वर्ल्ड कप 2024 का प्लेयर ऑफ द सीरीज जो दिया गया ये किसे दिया गया? तो मैंने दोस्तों अभी तुरंत बताया आपको कि जसप्रीत बुमराह को दिया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। मेरे दोस्तों देखो, आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो क्रिकेट को पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल करती है। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को और इसके सीईओ कौन है? तो जियोफ एलर्डिस है। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? ग्रेगवार केली। देखो दोस्तों, इस बार जो टी20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ है इसमें सर्वाधिक रन किसने बनाया? तो रहमानुल्लाह गुरबाज जो अफगानिस्तान के थे, इन्होंने 8 मैचों में 281 रन बनाया। सर्वाधिक विकेट किसने लिया? तो अर्शदीप सिंह जो भारत के हैं और फजल हक फारूकी जो अफगानिस्तान के हैं, इन दोनों ने सर्वाधिक विकेट लिया। 8 मैचों में 7 विकेट मेरे प्यारे। तो 8 मैचों में 17 विकेट मेरे प्यारे दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई? 2007 में हुई। आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। विजेता कौन रहा था प्रथम टी20 वर्ल्ड कप का? तो भारत। और विजेता कौन रहा था? तो पाकिस्तान रहा था। स्मार्ट कैच ऑफ द मैच जो दिया गया वो सूर्य कुमार यादव को दिया गया टी20 वर्ल्ड कप 2024 में। देखो दोस्तों, भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2 बार जीता है। एक बार जीता 2024 में और एक बार जीता 2007 में। इंग्लैंड ने भी 2 बार, 2010 और 2022 में। वेस्ट इंडीज ने 2012 में और 2016 में। पाकिस्तान ने 2009 में। श्रीलंका ने 2014 में और ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में जीता है टी20 वर्ल्ड कप दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पहली बार टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2007 में हुआ था। तो किस देश में हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। पहली बार टी20 वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था। यह किस देश में हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। दोस्तों, विजेता था कौन? तो भारत था। तो उप विजेता कौन था? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई 2024 सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2024 सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो सिंगापुर रहा है प्रथम स्थान पर। देखो, सिंगापुर, डेनमार्क और अमेरिका क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा है। अर्थात सिंगापुर रहा है पहले स्थान पर, डेनमार्क रहा है दूसरे स्थान पर और अमेरिका रहा है तीसरे स्थान पर। भारत का स्थान क्या है? तो 72 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2024 सूचकांक में। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन में है। दोस्तों यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर तो पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर जनेवा में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में।
और पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और जनेवा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है ये जनेवा में है। दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो रवि अग्रवाल बनी हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष। दोस्तों देखो दोस्तों, और भी कुछ चेयरमैन मैं आपके लिए लेके आया हूं, जैसे कि टाटा इंटरनेशनल के सीएमडी कौन बने? राजीव सिंघल बनी। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? कपिल देव। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? एंटोनियो कोस्टा। नाटो के नए महासचिव कौन बने? मार्क रूट। एसबीआई के दोस्तों चेयरमैन कौन बने हैं? चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन बने? तो अतुल कुमार चौधरी बने हैं ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। और ट्राई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है ट्राई का हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न है, भारत के पहले एआई संस्थान, भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संस्थान यूनिवर्सिटी, दोस्तों यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी। दोस्तों भारत के पहले एआई संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बने हैं? तो साइमन मैक बने हैं। कौन बने दोस्तों? भारत के पहले एआई संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बने हैं? तो साइमन मैक बने हैं। देखो दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के अध्यक्ष कौन है? पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के राजीव कुमार हैं। सीबीएसई के हैं राहुल सिंह। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कौन है? नवाब सलाम है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? तो सुमन कुमारी है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। अगला प्रश्न है, इगतिपुर झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इगतिपुर झील में भारतीय रेलवे ने अपना पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया है इगतिपुर झील में दोस्तों। और ये इगतिपुर झील जो है ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है इगतिपुर झील? महाराष्ट्र में। दोस्तों और भी कुछ महत्वपूर्ण झील है वो देख लो, जैसे कि बेम्बांड झील। बेम्बांड झील कहाँ है? तो क्या बोलोगे? केरल में है। अष्टमुदी झील भी केरल में है और पेरियार झील भी केरल में है। तो केरल के मैंने 3 प्रमुख झील बताए आपको, बेम्बांड झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील। चिल्का झील खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है और ये कहाँ है? तो ओडिशा में है चिल्का झील दोस्तों। डिडवाना, सांभर, उदय सागर, पिछौला कहाँ है? राजस्थान में। डिडवाना झील, सांभर झील, उदय सागर झील और पिछौला झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। लोनार झील है महाराष्ट्र में। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। कोलेरू झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। लोकटक झील मणिपुर में है। और इसी लोकटक झील पर भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। रूपकुंड झील उत्तराखंड, राकसताल झील उत्तराखंड, नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड, खुरपताल झील उत्तराखंड, मालाताल झील उत्तराखंड, पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। कांवर झील कहाँ है मेरे दोस्तों? तो बिहार में है। बूलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और हुसैन सागर झील कहाँ है? तो तेलंगाना में है हुसैन सागर झील दोस्तों। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे दोस्तों। और भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो आसफ अली थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थी और आसफ अली दोस्तों भारत के प्रथम रेल मंत्री थी। ममता बनर्जी जो थी वो भारत की पहली महिला रेल मंत्री थी। और अश्वनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री हैं दोस्तों। कौन? तो अश्वनी वैष्णव हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, जो चला था मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। और इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। भारत में रेल किसके शासनकाल में चला? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला दोस्तों। विश्व में चला था 1825 में रेलवे दोस्तों, रेल। और स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच विश्व में पहली बार रेल चला था 1825 में। प्रथम विद्युत रेल भारत में कब चला? तो 3 फरवरी 1925 को चला था। और कहाँ से चला था? तो मुंबई बीटी से कुर्ला हावड़ के बीच। बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी का नाम था डेक्कन क्यून, याद रखना। बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी का नाम क्या था? डेक्कन क्यून। और यह मुंबई से पुणे के मध्य चली थी। और मुंबई से पुणे के मध्य कब चली थी? तो 1 जून 1930 को चली थी। देखो दोस्तों, विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क जो है रेलवे की वो भारत की है। और अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है, रूस है दूसरे स्थान पर और चीन है तीसरे स्थान पर। भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। रेलवे में 18 डिवीजन है और 18 मंडल हैं और 73 डिवीजन है। सॉरी दोस्तों, रेलवे में कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं और डिवीजन कितने हैं? 73।
स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। और प्रथम रेल मंत्री कौन थे? असफ अली। दोस्तों प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? तो ममता बनर्जी। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है दोस्तों वर्तमान में रेल मंत्री। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है पूर्वी तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर। देखो पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो क्या बोलोगे? कोलकाता में है। पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर है मुंबई चर्च गेट। उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई में है। पूर्वी तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है। पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर में है। और पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हाजीपुर में है दोस्तों आप जरा बता दो कमेंट बॉक्स में कि दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका जवाब दे दो कमेंट बॉक्स में आप। आईपीसी दोस्तों इंडियन पैनल कोड, आईसीसी को थॉमस मैकाले की अध्यक्षता में किस वर्ष तैयार किया गया था? तो 1834 में तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया दोस्तों आईपीसी को थॉमस मैकाले की अध्यक्षता में? तो 1834 में तैयार किया गया था आईपीसी धारा को। दोस्तों देखो दोस्तों देश में 1 जुलाई 2024 से इंडियन पिनल कोड अर्थात आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू कर दिया गया था। और आईपीसी को थॉमस बॉबी गटन मैकाले की अध्यक्षता में 1830 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में स्थापित भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिश पर तैयार किया गया था। और यह भारत में लागू कब हुआ था दोस्तों आईपीसी? तो 1862 में भारत में पहली बार आईपीसी लागू हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों देखो 21 दिसंबर 2023 को भारत की संसद ने मौजूदा क्रिमिनल कानून को बदलने के लिए 3 नए आपराधिक कानून को पारित किया था। दोस्तों 3 नए आपराधिक कानून को पारित किया था। और वो 3 नए आपराधिक कानून कौन थी? तो इंडियन पिनल कोड दोस्तों आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता कर दिया। इंडियन एविडेंस की जगह दोस्तों क्या कर दिया गया? तो भारतीय साक्ष्य संहिता कर दिया गया। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह दोस्तों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया। मेरे प्यारे दोस्तों इंडियन पिनल कोड की जगह क्या कर दिया गया? भारतीय न्याय संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह क्या कर दिया गया? भारतीय साक्ष्य संहिता। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह क्या कर दिया गया? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों और इसे 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दिया और इस कानून को 1 जुलाई 2024 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। देखो दोस्तों तो कुछ नए बदलाव हुए, जैसे कि जो पहले आईपीसी धारा में थे वो बीएनएस धारा में जाते हुए बदल गई। तो मर्डर जो था दोस्तों वो 302 के तहत था आईपीसी में, अब बीएनएस में 101 के तहत हो गया। धोखाधड़ी 420 के तहत होता था, अब 318 में हो गया। रेप 375 में था, अब 63 में चला गया। गैंग रेप 376 के डी में था, अब 70 में चला गया। गैर कानूनी सभा दोस्तों ये 141 से 144 में थी, अब 187 से 189 में चली गई। दंगा करना दोस्तों आईपीसी धारा 146 के तहत दोस्तों कानूनी कार्रवाई होती थी, अब दोस्तों बीएनएस धारा 191 के तहत होगी। दोस्तों दहेज में हत्या दोस्तों 307 के तहत था, अब क्या हो गया? तो 109 के तहत हो गया। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों हत्या का प्रयास पहले 307 में था, अब 109 में हो गया। मानहानि दोस्तों 499 में था और अब 356 में हो गया। किडनैपिंग 359 में था, अब 137 में हो गया। हमला 351 में था, अब 130 में हो गया। पीछा करना दोस्तों ये अपराध है, आईपीसी धारा 350 के डी के तहत अब 78 के तहत पीछा करना दोस्तों अपराध हो गया। भारतीय न्याय संहिता 78 के तहत दोस्तों भारतीय न्याय संहिता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब मंजूरी दी? मैंने दोस्तों तुरंत अभी बताया आपको कि भारतीय न्याय संहिता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2023 को मंजूरी दी। कब दी मेरे प्यारे दोस्तों? तो 25 दिसंबर 2023 को मंजूरी दे दी गई राष्ट्रपति के द्वारा। देखो दोस्तों भारतीय न्याय संहिता में धारा की कुल संख्या कितनी है? तो भारतीय न्याय संहिता में धारा की कुल संख्या जो है वो 356 है। इसका आंसर हो जाएगा डी। देखो बीएनएस में तो कुल धारा कितने हैं? 356 और लगभग नई धाराएं दोस्तों 8 जोड़ी गई है बीएनएस में। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय न्याय संहिता के किस धारा के तहत किसी भी महिला से शादी का झूठा वादा करके या उसे नौकरी का और प्रमोशन का लालच देकर यौन संबंध बनाने पर या न बनाने पर भी 10 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है? तो किस धारा के तहत? तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों 69 धारा के तहत दोस्तों भारतीय न्याय संहिता 69 धारा के तहत
दोस्तों क्या किया गया है, तो महिला से शादी का झूठा वादा करके या उसे नौकरी का प्रमोशन का लालच देकर यौन संबंध बनाना, दोस्तों ये 10 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान किया गया है धारा 69 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा की कुल संख्या कितनी है, तो 533 है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दोस्तों इसमें कुल धाराएं कितनी है, 533 है और नए लगभग 9 जोड़े गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रिम्पेक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में हुआ है, तो अमेरिका के पर्ल हार्बर में हुआ है रिम्पेक सैन्य अभ्यास का आयोजन, जिसमें दोस्तों भारत की तरफ से कौन सी पोत पार्टिसिपेट कर रही है, तो आईएनएस शिवालिक पार्टिसिपेट कर रही है। अब अमेरिका में हुआ है तो अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन। वाशिंगटन में दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है और आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश के संसद का नाम डाइट है, तो जापान के संसद का नाम क्या है, डाइट। जापान के संसद का नाम क्या है दोस्तों, तो डाइट है। और रूस का क्या है, तो ड्यूमा है। रूस के संसद का नाम क्या है, तो क्या बोलोगे आप, ड्यूमा रूस के संसद का नाम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब कुछ और भी संसद के नाम है वो भी हम देख लेते हैं, जैसे कि नेपाल के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, मिस्र के संसद का नाम है पीपुल असेंबली, बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद, मलेशिया का है दीवान निगारा, अफगानिस्तान का है शोरा, ताइवान का है युवान, इजराइल के संसद का नाम नेसेट है, जापान के संसद का नाम डाइट है, मालदीव के संसद का नाम मजलिस है, रूस के संसद का नाम ड्यूमा है, स्पेन के संसद का नाम कोट्स है, ब्रिटेन के संसद का नाम पार्लियामेंट है, जर्मनी के संसद का नाम बुंडस्टैग है, मंगोलिया के संसद का नाम खुरल है, ईरान के संसद का नाम मजलिस है, डेनमार्क के संसद का नाम फॉलकटिंग है, कनाडा के संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट, स्वीडन का है रिक्सडॉग, नॉर्वे का है स्टॉटिंग, भूटान के संसद का नाम तो सोंगडू है और पोलैंड के संसद का नाम क्या है, तो सोजिम है। दोस्तों एक बार मेरे प्यारे लाल एवं लालियों फिर से मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ, डेनमार्क का फॉलकटिंग है, कनाडा का पार्लियामेंट है, ब्रिटेन का भी पार्लियामेंट है, स्वीडन का रिक्सडॉग है, नॉर्वे का स्टॉटिंग है, भूटान का तो सोंगडू है, पोलैंड का सोजिम है, ईरान का मजलिस है और मालदीव का भी मजलिस है, नेपाल का क्या है राष्ट्रीय पंचायत, मिस्र का क्या है पीपुल असेंबली, बांग्लादेश का है जातीय संसद, मलेशिया का दीवान निगारा, अफगानिस्तान का शोरा, ताइवान का युआन, इजराइल का नेसेट, जापान का डाइट, रूस का ड्यूमा, स्पेन का कोट्स, जर्मनी का बुंडस्टैग और मंगोलिया का क्या है, तो खुरल है। मेरे प्यारे दोस्तों आप जरा बता दो कमेंट बॉक्स में कि डेनमार्क के संसद का नाम क्या है, इसका जवाब दोस्तों दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयर इंडिया ने किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया है। हाल ही में एयर इंडिया ने किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया है, तो याद रखना महाराष्ट्र में। दोस्तों कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। अब देखो एयर इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई, 15 अक्टूबर 1932 को। एयर इंडिया के चेयरमैन कौन है, एन चंद्रशेखरन है। एयर इंडिया के सीईओ कौन है, कैंपेबल विल्सन है। एयर इंडिया के संस्थापक कौन है, तो JRD टाटा है एयर इंडिया के संस्थापक। अगला प्रश्न है, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है, तो सुब्रतो कप का संबंध है फुटबॉल से। दोस्तों और भी महत्वपूर्ण कप हैं वो भी देख लो, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से। DCM ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, BC राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मड्डिका कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। बैटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किससे है, तो हॉकी से है। दोस्तों ये जो ट्रॉफी मैंने आपको बताए हैं और कप जो मैंने आपको बताए हैं ये लगभग दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ये आप इसको अच्छे से रिमेंबर कर लेना। दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2020 नहीं दोस्तों, यहाँ 2024 कर लें, टाइपिंग मिस्टेक दोस्तों है। तो अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा C।
कहाँ हुआ अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024? तो दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ है। अगला प्रश्न है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात DRDO की स्थापना कब हुई? तो 1958 में हुई। और नासा की स्थापना भी 1958 में हुई थी। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, इसरो नाम सुना होगा आपने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना कब हुई? तो 1969 से हुई। और भारत रत्न कब से दिया जा रहा है? तो 1954 से भारत रत्न दिया जा रहा है। देखो दोस्तों, DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO के स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को। DRDO का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और DRDO के चेयरमैन कौन हैं? समीर वेंकटपति कामत हैं DRDO के चेयरमैन। अगला प्रश्न है, पेड्रो सांचेज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो पेड्रो सांचेज बने हैं स्पेन के प्रधानमंत्री। और स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो सांचेज। और स्पेन की करेंसी क्या है? तो यूरो। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो बुल्स फाइटर है, सांड युद्ध स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, स्वर स्वामिनी किसकी जीवनी है? तो याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, इसका आंसर हो जाएगा इन्हीं में से कोई नहीं। अर्थात दोस्तों स्वर स्वामिनी जो है ये किसकी जीवनी है मेरे प्यारे दोस्तों? तो याद रखना आशा भोसले की जीवनी है स्वर स्वामिनी। किसकी जीवनी है स्वर स्वामिनी? तो आशा भोसले की जीवनी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आशा भोसले की जीवनी है स्वर स्वामिनी। अगला प्रश्न है, GST पंजीकरण में नंबरों की संख्या कितनी होती है? GST पंजीकरण में नंबरों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। कितनी होती है? 15। अब GST अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स अर्थात वस्तु एवं सेवा कर। GST दोस्तों कौन से मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। इसे लागू करने की उसका सुझाव किस समिति ने दिया था? तो विजय केलकर समिति ने दिया था। सर्वप्रथम इसे अपनाया था फ्रांस ने। कब अपनाया था? तो 1954 में अपनाया था। लोकसभा में पारित इसे कब किया गया GST को? तो 3 अगस्त 2016 को किया गया। और राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को। और इसे लागू कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को GST को लागू कर दिया गया था। तो दोस्तों भारत का GST कौन से मॉडल पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पे। और मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसने पहली बार GST को अपनाया था? तो फ्रांस ने मेरे प्यारे दोस्तों देखो, GST परिषद के अध्यक्ष कौन है? निर्मला सीतारमण है। कौन है दोस्तों? निर्मला सीतारमण है। तो संविधान संशोधन कौन सा हुआ इसके लिए? 101वां हुआ था। और GST लागू करने वाला भारत जो है ये 161वां देश बना। GST 5 प्रकार के हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। GST में दर कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के, 0, 5, 12, 18 और 28। GST पंजीकरण संख्या कितनी है दोस्तों? 15 है। और GST परिषद किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, 279 के ए में है। दोस्तों तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो GST परिषद जो है ये किस अनुच्छेद में है? 279 के ए में है। GST पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो असम दोस्तों। असम ने कब लागू किया था? तो 12 अगस्त 2016 को असम ने GST को सबसे पहले लागू किया था अपने राज्यों में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, GST लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो असम है GST को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों अगला प्रश्न है, माकर्स द्वीप किस देश में स्थित है? तो माकर्स द्वीप दोस्तों जापान में स्थित है। कहाँ स्थित है माकर्स द्वीप? जापान में। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गलत विकल्प का चयन करें। पहला विकल्प आपका है बेगमपेट हवाई अड्डे। बेगमपेट हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश की हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों बेगमपेट हवाई अड्डा जो आपका है ये हैदराबाद में तो है, लेकिन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। तो दोस्तों पहला विकल्प ही आपका गलत होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। बाकी और भी देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने बेगमपेट हवाई अड्डे पर हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है, ये सही है। इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। और इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो दोस्तों याद रखना भारत और मंगोलिया के बीच होता है नोमैडिक सैन्य अभ्यास। नोमैडिक सैन्य अभ्यास दोस्तों ये भारत और किस देश के बीच होता है? तो भारत और मंगोलिया के बीच। दोस्तों मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो क्या बोलोगे? उलान बटोर। मंगोलिया की करेंसी क्या है? मंगोलियन तुगरिक।
दोस्तों इस बार जो दोस्तों ये आयोजन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो मेघालय के उमरोह में हुआ था। नैमेडिक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो मेघालय के उमरोह में हुआ था नैमेडिक सैन्य अभ्यास का आयोजन। दोस्तों कहाँ हुआ? मेघालय के उमरोह में हुआ दोस्तों। और ये 16वां संस्करण दोस्तों था। 15वां संस्करण कहाँ हुआ? तो 15वें संस्करण का आयोजन जो हुआ ये उलान बटोर में हुआ। 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? उलान बटोर में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों अगला प्रश्न है, जारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो जारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है मेघालय के शिलोंग में। कहाँ है जारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो मेघालय के शिलोंग में स्थित है जारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों मेघालय के राज्यपाल का नाम आप बता दो कमेंट बॉक्स में। देखो दोस्तों, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। दादा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अहमदाबाद में है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। दोस्तों शेख अल आलम, यहाँ सही करें ना, शेख अल आलम, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो श्रीनगर में है शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इंदौर में है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, कीर स्टार्मर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टार्मर मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। कौन बने हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री? तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, ये बने हैं कौन? ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो कीर स्टार्मर बने हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए ALSO-4 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया दोस्तों। ALSO-4 सैटेलाइट अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने। दोस्तों क्यों? तो आपदा प्रबंधन को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों, आपदा प्रबंधन में कार्य करने के लिए, प्रगति हासिल करने के लिए जापान ने ALSO-4 सैटेलाइट अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो राजमुंद्री में है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है मेरे प्यारे दोस्तों। श्रीहरिकोटा जो है आपका, यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है ये श्रीहरिकोटा में है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों है, हाल ही में किस राज्य की ट्री मैन पुरस्कार से एन बलराम को सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस राज्य के ट्री मैन पुरस्कार से एन बलराम को सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना के ट्री मैन पुरस्कार से एन बलराम को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, कालेश्वरम परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर बना हुआ है और ये किस राज्य में है कालेश्वरम परियोजना? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। अगला प्रश्न दोस्तों, चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था। दोस्तों आईपीएल के 16वें संस्करण का विजेता कौन था? दोस्तों आईपीएल के 16वें संस्करण का विजेता था चेन्नई सुपर किंग। दोस्तों 17वें संस्करण का विजेता कौन था? तो कोलकाता नाइट राइडर्स। और उपविजेता कौन था? सनराइजर्स हैदराबाद। 17वें संस्करण का, ये 16वां संस्करण मैंने पूछा दोस्तों आपसे। तो 16वें संस्करण का विजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग। देखो दोस्तों, आईपीएल इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल 2024 इसका प्रायोजक कौन था? तो टाटा। आयोजन कब हुआ था? 22 मार्च से 26 मई तक। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया था? मिचेल स्टार्क को दिया गया था। संस्करण दोस्तों कौन सा था? 17वां था। कुल टीमें कितनी थी? 10। कुल मैच कितने थे? 74 हुए थे। फाइनल मैच कहाँ हुआ? चिदम्बरम स्टेडियम में हुआ था। विजेता को कितनी राशि दी गई? 20 करोड़ और उपविजेता को 13 करोड़ दी गई थी। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया था? नीतीश रेड्डी को दिया गया था। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया सुनील नरेन को। हाईएस्ट स्कोर का अवार्ड दिया गया मार्कस स्टोइन्स को। सर्वाधिक शतक किसने लगाया था? जोस बटलर ने लगाया था। ऑरेंज कप दिया गया था विराट कोहली को और पर्पल कप दिया गया था हर्षल पटेल को मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, फुलहर झील किस राज्य में है। दोस्तों मैंने तुरंत बताया था आपको दोस्तों इसके बारे में, झीलों के बारे में। तो आप बताओ कि फुलहर झील जो है आपका, यह किस राज्य में है। अगला प्रश्न है, हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में, दोस्तों हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान 85वां है हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। प्रथम स्थान पर कौन है, तो फ्रांस है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस्ताद सादिक अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। उस्ताद सादिक अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो रुद्रबीना से है। किससे है, रुद्रबीना से मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों देखो शहनाई वादक कौन कौन थे, तो बिस्मिल्लाह खां थे, दयास शंकर, जगन्नाथ अली अहमद हुसैन खां का संबंध शहनाई वाद्य यंत्र से था। भजन सोपरी और शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वाद्य यंत्र से। एन राजन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम, डॉक्टर संगीता राजन, दोस्तों कुनैन करी बैद्यनाथ और टी एन कृष्णन का संबंध वायलिन से था। एन बालचंद्रन, बद्रुद्दीन डांगर, कल्याण कृष्ण भागवतार और बी दरो स्वामी अयंगर का संबंध वीणा वाद्य यंत्र से था। उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां का संबंध रुद्रबीना से है था। ठाकुर भीकम सिंह, पालधर रघु, डॉक्टर जगदीश सिंह और टी बी गोपाल कृष्णन का संबंध मृदंग वाद्य यंत्र से था। और सारंगी वाद्य यंत्र से उस्ताद बिंदु खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित है उस्ताद बिंदु खां मेरे प्यारे दोस्तों। भजन सोपरी क्या बजाते थे, संतूर। शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे, संतूर। अली अहमद हुसैन खां क्या बजाते थे, सहनाई दोस्तों। तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि असद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताएं। तो गोइटर रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों है, मां बनने के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो अन्ना ली फिशर थी दोस्तों। कौन थी, अन्ना ली फिशर मां बनने के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो मेजर यूरी गॉगरिन। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, एलेक्सी लेनेवो। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला कौन थी, तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला। अगला प्रश्न है, कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह प्रथम ने करवाया था कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण दोस्तों। मेरे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, ब्रह्मांड के मूल विकास और अंतिम भाग के अध्ययन को किसके रूप में जाना जाता है। ब्रह्मांड के मूल विकास और अंतिम भाग के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन होता है कॉस्मोलॉजी में। ब्रह्मांड का अध्ययन किसमें होता है, कॉस्मोलॉजी में। देखो दोस्तों, सिक्कों का अध्ययन होता है न्यूमिस्मेटिक में, ध्वनि विज्ञान का अध्ययन होता है कॉस्टिक में, कीट पतंग का अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी में, पक्षी विज्ञान और निथोलॉजी में, रेशम उत्पादन का अध्ययन होता है सेरीकल्चर में, मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है एपीकल्चर में, फल का उत्पादन होता है हॉर्टिकल्चर में। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, कवकों का अध्ययन जो होता है ये किस में होता है, तो माइकोलॉजी में होता है कवकों का अध्ययन दोस्तों कवकों का अध्ययन किस में होता है, तो क्या बोलोगे आप, तो माइकोलॉजी में। और मेरे प्यारे लाले, फूलों का उत्पादन जो होता है, फूलों का अध्ययन जो उत्पादन जो होता है ये हॉर्टिकल्चर में होता है। खगोलीय पिंड का अध्ययन होता है एस्ट्रोनॉमी में। फूलों के रंग का अध्ययन होता है क्रोमेटोलॉजी में। डर्मेटोलॉजी में त्वचा रोग का अध्ययन होता है। वर्निरोलॉजी में सपनों का अध्ययन होता है। कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन होता है। नेफ्रोलॉजी में गुर्दों का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी में किसका होता है, तो मस्तिष्क रोग का अध्ययन होता है न्यूरोलॉजी में। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन। कार्डियोलॉजी में हृदय रोग का अध्ययन। लिथोग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन। दोस्तों याद रखना, हिपैटोलॉजी में यकृत का अध्ययन और क्रोमोग्राफी में नक्शा बनाने की कला का अध्ययन जो होता है ये क्रोमोग्राफी में होता है। अगला प्रश्न है, ट्रेकोमा रोग जो है यह किसके संबंधित है, तो आंख में होता है। ट्रेकोमा, ग्लूकोमा और मोतियाबिंद जो होता है ये आंख में होता है। मेरे दोस्तों अगला प्रश्न है, एक पंखा गर्म मौसम के दौरान आराम की भावना पैदा करता है। एक पंखा गर्म मौसम में आराम की भावना पैदा करता है, क्यों, क्योंकि दोस्तों हमारा पसीना तेजी से यह वाष्पित हो जाता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है, अतः एक पंखा गर्म के मौसम में आराम की भावना पैदा करता है। अगला प्रश्न मेरे लाल एवं लालियों है, पीएच स्केल
किसके द्वारा दिया गया था? पीएच का खोज किसने किया था दोस्तों? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच का फुल फॉर्म होता है। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। कब किया था? तो याद रखना 1909 में किया था। कब किया दोस्तों? 1909 में। समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4, रक्त का पीएच मान 7.4, लार का पीएच मान 6.5, दूध का पीएच मान 6.4, मूत्र का पीएच मान 6, शराब का पीएच मान 2.8, सिरका का पीएच मान 2.4 और नींबू का पीएच मान 2.2 होता है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। तो दूध का कितना होता है? 6.4, मूत्र का कितना होता है? 6, शराब का कितना होता है? 2.8 मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का जल। और वर्षा का जल जो गोल होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। तो प्राकृतिक में जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का जल है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.03 सेकंड लगता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, कार्बनिक भोजन हमारे लिए बेहतर माना जाता है क्योंकि यह क्या होता है दोस्तों? क्योंकि यह कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग में के बिना उगाया जाता है। कार्बनिक भोजन हमारे लिए बेहतर क्यों माना गया है? क्योंकि दोस्तों कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना इसे उगाया गया इसलिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आरपीएफ के संदर्भ में मैंने आपको आज 50 प्रश्न बताएं। जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना, और अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।